अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। कल जब हम यहां प्रोग्राम कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया है इस पहले टेस्ट मैच में, जहां पाकिस्तान के लिए 100-150 रन की लीड लेना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान टीम की टेल दुनिया की सबसे लंबी टेल होती है और मुज़ाहमत उनकी तरफ से ज़्यादा दिखती नहीं है। जिस तरह के शॉट्स खेले, जिस तरह की अप्रोच रही, हम मुश्किल में ख़ुद फंस गए। जहां हमको 100-150 की लीड लेनी चाहिए थी, वहां 29 रन के खसारे में चले गए। लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है पाकिस्तान के पास, ये पहला टेस्ट मैच जीतने का चांस है। ओवरऑल इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की लीड है वो 155 की हो गई है। 126 फॉर 7 इस वक्त उनका स्कोर है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, सबसे पहले स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तरुबा टेस्ट की ग्राफिक्स जो हैं वो स्क्रीन पर आ जाएगी। अभी तक आपने कैसा रीड किया है इस टेस्ट मैच को? देखिए बेसिकली तो क्योंकि ये जो ट्रिनिडाद में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी जो पिच है अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। और क्योंकि इससे पहले कोई इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस या कोई मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैच यहाँ पे नहीं खेला गया, तो इस वजह से शायद जी वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि थर्ड या फोर्थ इनिंग में पिच का बिहेवियर कैसा होगा। और अभी आपने देखा है कि जिस तरह पहली इनिंग बड़ी इजी खेली है, पिच ने कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं की है और उस पर बड़ा अच्छा 311 रन कर गए थे। फिर पाकिस्तान की जो सेकंड इनिंग में बैटिंग थी वो भी बड़ी स्मूथली जा रही थी, मगर उसके बाद एक हैवी रूल पाकिस्तान ने लिया और उसके बाद सडनली हर चीज़ चेंज होती चली गई। पाकिस्तान 199 था, जो आपको पता है कल जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग थी, अच्छी बैटिंग जा रही थी और 3 विकेटें पाकिस्तान की डाउन थी और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 150 या 100 रन से ऊपर की लीड लेगा। और अगर इस एक नई पिच पे अगर आप 100 रन की टेस्ट मैच में ज़्यादा लीड लेते हैं तो आपकी बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो वेस्ट इंडीज़ को आउट कर सकते थे। मगर फिर दोबारा जब ये दोबारा रूल के बाद वापस पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है तो उसके बाद जो पिच थी उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। उसमें आपने देखा कि जस्टिन ग्रीव ने जो बॉलिंग की है, यानी कि जो पहले 6 ओवर में उन्होंने 27 रन दिए थे और फिर आखिरी जो 5 ओवर का उन्होंने स्पेल किया है वो उसने पाकिस्तान की बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया। यानी कि 5 ओवर 5 मेडन और 5 उन्होंने विकेटें ली और पाकिस्तान की सारी बैटिंग लाइन है जो 7 विकेटें है वो मेरा ख्याल है कि 30 या 32 रन के अंदर अंदर सारी बैटिंग लाइन शटर कर दी उन्होंने। तो इसका मतलब है कि टोटल जो पिच है उसका बिहेवियर चेंज हुआ। उसके बाद दोबारा जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई है तो उसमें भी फिर आपने देखा होगा कि बिल्कुल सेम यही चीज नजर आई है या जो पाकिस्तान के जो सीमर थे, क्योंकि पाकिस्तान में तब प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है टीम में, सीमर है जो 120 से 130 के दरमियान में बॉलिंग करते हैं और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव पहली इनिंग में नहीं रहे, मगर सेकंड इनिंग में जैसे ही उन्होंने बॉल पकड़ा है तो बहुत ज़्यादा सीम स्विंग होना शुरू हो गया, एक्स्ट्रा बाउंस होना शुरू हो गया और उसके बाद बॉल ने लो रहना भी शुरू कर दिया और इस तरह वेस्ट इंडीज को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। मगर जो 30 रन की लीड है वो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो एक प्रेशर भी क्रिएट करेगी और डिस्टर्बेंस भी, क्योंकि जो शुमार जोसेफ जहाँ पे खड़े हैं उनकी विकेट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरी है, वाइटल होगी इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने 50-60 रन की इनिंग खेली थी और वेस्ट इंडीज को उन्होंने काफी मुश्किल से निकाला दिया था। जी बिल्कुल सही है। इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके बात करते हैं। पहले आपने जस्टिन ग्रीव्स की बात की है, तो उनके जो 5 कंसेक्यूटिव मेडन ओवर रहे, स्क्रीन पर वो स्टैट भी आपके सामने आ जाएगा। 64वां ओवर, फिर 66, 68, 70, 72, ये 5 ओवर उनके मेडन रहे और हर ओवर में उन्होंने विकेट ली। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गई थी। ओवरऑल इनकी बॉलिंग कैसी रही फर्स्ट इनिंग में वो भी आपको दिखाते हैं। 11 ओवर कराए, 6 मेडन दिए, 27 रन दिए, 5 विकेटें ली, 2.45 की इकॉनमी। ये बड़ी बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन रऊफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पाकिस्तान की कोलैप्स की कहानी है, आपने कहा कि ये विकेट में फिर तब्दीली आई और उसके बाद फिर देखें उनको भी प्रॉब्लम हुई और वेस्ट इंडीज़ को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पाकिस्तान की जो कोलैप्स होता रहा है वो पास्ट में भी हम देख रहे हैं कि कभी आपकी 45 पे 6 विकेटें, कभी 60 पे 7 विकेटें, ये एक रेगुलर रूटीन हो गया है। इस मैच में भी कहाँ से कोलैप्स शुरू हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कोलैप्स फर्स्ट इनिंग स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अजान ओवैस तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, 1 for 1 था, फिर 156 for 2 था,
फिर 197 फॉर 3, जहां पे अभी ये बात भी कर रहे थे रऊफ के 199 फॉर 3 पर दिन खत्म हुआ था और उसके बाद फिर कोलैप्स ऐसा हुआ। 244 फॉर 4, 244 फॉर 5, 248 फॉर 6, 256 फॉर 7, 259 फॉर 8, 267 फॉर 9 और 282 पे ऑल आउट। तो ये तो हमारा एक मसला बहुत अरसे से चल रहा है रऊफ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त निशानदेही की और इसकी बेसिक वजह यही है कि देखिए जो बेसिक कोलैप्स शुरू हुआ 244 पे, जब आप सलमान आगा को बोल्ड किया शमार जोसेफ ने, और वो आउटस्टैंडिंग डिलीवरी आप उसको कह सकते हैं, जो कि एक किस्म की अनप्लेएबल डिलीवरी थी। और पाकिस्तान के जो मोस्ट एस्टैब्लिश बैट्समैन, जैसे जो कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, सलमान अली आगा ही हैं, जो कि पिछले आप देख रहे हैं कि 2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान को नीचे से मिडिल ऑर्डर में वो सेव करते हैं। मगर जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान की वही रूटीन शुरू हो गई कि बाबर आजम आपके उससे पहले आउट हो चुके थे, वो आउट ऑफ फॉर्म है पिछले 2-3 साल से। उसके बाद रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, या फिर जो आपकी ऑलराउंडर आपके आमिर जमाल हैं, उनको काफी देर के बाद वापस परफॉर्मेंस नहीं हुई। और उसके बाद फिर आपके जो 4 बॉलर्स हैं, उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 5 या 10 रन भी करके दे सकते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली इसकी पीछे वजह यही होती है कि जब आपकी तैयारी ना हो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर आपको पता होता है कि डिफरेंट जो बॉलर्स हैं, डिफरेंट सेविंग कंडीशंस हैं, स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। इवन के जो आपके टेल एंडर्स होते हैं वो भी, उनको भी हौफमंद होती है कि बैटिंग में किस तरीके से सर्वाइव करना और अपना जो टारगेट है उसको किस तरीके से स्लोली और ग्रेजुअली उसको आगे लेकर जाना है। मगर जब आपकी प्रैक्टिस ही ना हो और आप इसके लिए तैयार ही ना हो तो फिर ये बार बार कोलैप्स आपको देखने को आता है। यही चीज हमारी बॉलिंग में भी यही नजर आती है कि 36 नो बॉलें आपने पिछले 3 टेस्ट मैचेस में कर दी है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में आपकी तैयारी नहीं है, आपका वो डिसिप्लिन ही नहीं है टेस्ट में। रहू बाकी टीमों की क्या बात करें, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात भी करें, और जितना एज ग्रोइंग अप मैंने देखा है, जो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर होता है मिडिल ऑर्डर का, वो तो एंजॉय करता है टेल के साथ खेलना और खिलाना। ये आखिरी एग्जाम्पल हमें यूनुस खान की मिलती है, उसके बाद तो फिर आपको वो चीज़ दिख ही नहीं रही है ना। अभी आपने सलमान अली आगा की बात की, रिसेंटली वो ये काम करते रहे कि वो टेल के साथ खेल लेते हैं। अदरवाइज मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं देता जो कॉन्फिडेंट हो, खुद भी रन करे और टेल से भी रन करवाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसकी बेसिक वजह कि जब आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग था, उसकी बेसिक वजह थी स्ट्रांग होने की। क्योंकि आप अगर ज़हीर अब्बास से पाकिस्तान की स्टोरी शुरू करें और अभी तक आए आप यूनुस खान तक, तो उसके बाद सलमान अली आगा भी बहुत हद तक उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मिडिल ऑर्डर में। तो इनको अगर आप जो पहले टॉप के हैं उनकी देखें फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, किसी के 100 फर्स्ट क्लास मैचेस है, किसी को 150 है, वो रेपिटेटिवली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको एक्सपोजर भी, एक्सपीरियंस भी है, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, टेल को किस तरीके से साथ लेके चलना है और मुश्किल कंडीशन से अपनी टीम को कैसे बाहर निकालना है। मगर ये पिछले मैं 5-6 साल से काफी अरसे से देख रहा हूँ कि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो कल्चर है मिडिल ऑर्डर में और नीचे, उससे तबाह किया हुआ असल में पाकिस्तान की क्रिकेट को। कि जब आपके पीछे कोई बैग में रन्स नहीं होते, आपके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने कोई 50-60-100 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले होते और वहां पे आपने 3-4 सीजन में पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप स्कोर नहीं किया होता, तो आपको स्ट्रेट अवे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, जी ये मुझे पसंद है, ये फलाने सिलेक्टर को पसंद है, ये फलाने चीफ सिलेक्टर को पसंद है, ये फलाने रीजन का, उसको टीम में ले आओ। तो जब वो आते हैं तो फिर काम खराब होता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है सिचुएशन को टैकल कैसे करना। वो नामों पे और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आते हैं और उस तरह पाकिस्तान की सारी जो पोजीशन है उसको डामाडोल कर देते हैं। अच्छा, रिजवान इज सच अ सीजन कैंपेनर, इतने अरसे से खेल रहे हैं और अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है, उनके एवरेजेस बड़े कमाल के जा रहे हैं इस वक्त टेस्ट में। लेकिन क्यों वो टेल के साथ इस तरह से नहीं खेल पाते? क्या शॉट्स की कमी है उनके पास? ये उनका एक हैंडीकैप बन जाता है? व्हाट इज द रीजन? देखिए, रिजवान के बारे में आप इसलिए कोई ज्यादा उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पाकिस्तान के पास प्लेयर है जिनकी 45 प्लस एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, तो और उसके बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है वो, तो उनको आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि, और मगर उन पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि आप पाकिस्तान के मोस्ट सीजनल प्लेयर है, आपने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिकेट खेली है, सर्व किया हुआ, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपकी टीम 9वें-10वें नंबर पे जा चुकी है तो वहां से फिर इसको उठाना किसने, इसको ऊपर किससे लेकर जाना। ज़रा आप नए प्लेयर पर तो नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते कि कल आप किसी नए प्लेयर को फर्स्ट क्लास से लाएंगे टीम के अंदर तो वो आपको एकदम 10वीं पोजीशन से आपको 5वीं पे ले जाएगा। तो ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाबर आजम है
सलमान अली आगा है, जो आपका ये शान मसूद है, इमामुल हक है, जिनको काफी अर्सा हो गया पाकिस्तान टीम के साथ है, रिजवान है, कि इन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट में बेताशा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अब इनको शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को नीचे नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि सामने आके फ्रंट से लीड करके पाकिस्तान क्रिकेट को अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तान इनकी होते हुए 9वें या 10वें रैंकिंग पे नीचे जा रहा, तो फिर आप जगह छोड़ें, फिर नए लड़कों को चांसेस दिए और खाली करके थैंक यू करें और किसी और तरफ जाएं। प्रॉब्लम रऊफ इज दैट कि हम बात तो कर लेते हैं नए लड़कों की, लेकिन वही आपकी वाली बात ना कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन 4-डे क्रिकेट। आप यहाँ पे इतना इस पे ध्यान ही नहीं देते कि आपके पास ऑप्शंस की कमी हो रही है, टैलेंट की कमी नहीं है, ऑप्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा। कि आप जिसकी बात करते हैं उसने किसी ने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, किसी ने 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, फिर हम ही कह रहे होंगे कि हम टू अर्ली ले आए। तो यहाँ तो ऑप्शन का एक मसला हो रहा है ना। मुझे जितना याद पड़ता है, अगर पाकिस्तान कभी 200 पे 3 या 200 पे 4 होता था तो फिर 450-500 पे ही जाता था। ये थोड़ी होता था कि आप 197 फॉर 3 से आप 282 पर ऑल आउट हो गए। देखिए बिल्कुल ये ऐसा होगा, और मैं पिछले 8-10 साल से यही देख रहा हूँ कि जब से PSL शुरू हुई है, तो जो आपके सिलेक्टर्स बनते हैं, जो आपके नेशनल क्रिकेट अकेडमी पे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आपके लोग फायज हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपमेंट का काम करें, पाकिस्तान को लड़के स्टैब्लिश करके दें, डोमेस्टिक में लड़कों को काम करके दें, वो क्या करते हैं, आप अगर वो कोई अच्छा बैट्समैन जिसकी टेक्निक अच्छी है उसको देखते हैं, तो उसको फिर वो ओबलाइज कर देते हैं, अपनी जो आपकी फ्रेंचाइज की टीम होती है PSL की, उसमें लेकर चले जाते हैं। तो फिर एक टोटल माइंड शिफ्ट हो जाता है बच्चे का, कि बजाय कि वो फर्स्ट क्लास के 10-11 मैच खेले 3 महीने में, जिसमें उसको 2 लाख रुपए वहां पे मिलेगा पूरे सीजन का, जिसमें वो एक बैट भी नहीं खरीद सकता, और वहां से जब वो देखेगा मैं फ्रेंचाइज में मैं 10 दिन के अंदर मैं 2-3-4 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, तो वो कौन बच्चा फिर वहां पे जाके अपनी टेक्निक पे वापस जाके काम करेगा? वो फिर जिसकी टेक्निक अच्छी है वो भी दोबारा स्लॉगिंग पे चला जाएगा, हार्ड हिटिंग पे चला जाएगा। तो ये माइंडसेट डाला बेसिकली किसने है? वही लोगों ने डाला है जो हेल्प ऑफ अफेयर्स पर फायदे रहे हैं पिछले 5-6 साल से और अभी करंटली है। तो ये बेसिकली तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि आपके पास क्यों टेक्निकली साउंड प्लेयर्स नहीं है, मिडिल ऑर्डर्स आपके पास क्यों नहीं है। लेकिन अब जो ये बातें हो रही हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी और 4-डे खेलना इम्पॉर्टेंट होगा और अब कॉन्ट्रैक्ट्स इस हिसाब से बनेंगे और अलग करने की कोशिश किए जाएंगे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके, क्या ये आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं या इस पे काम होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या इससे फ़ायदा होगा? देखिए सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ क्या होती है कि यही लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से सिस्टम को रन कर रहे थे। पहले ये अपने जो फेलियर्स हैं उन पे माफी मांगे कौम से सामने आके कि हमसे ये ब्लंडर हुए हैं, हमने ये गलती की है, हमसे पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा है उसको बर्बाद करने में हमारा मरकजी किरदार रहा है। तो उसके बाद फिर आके अपना नया एक रोड मैप दे के हम अब ये करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 1 साल के बाद ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं तो हर साल देख रहा हूँ, हर साल आपके डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज हो जाता है, हर साल आपके रीजन का सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका अंडर-19 सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम चेंज हो जाता है। दुनिया में कहीं नहीं होता हर साल तब्दील। हाँ बिल्कुल, और ये इस तरीके से चल रहा है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आप अपनी गलती पे माफी मांगे और उसके बाद फिर कहें कि रोड मैप दें अगले 5 साल का या 10 साल का, क्या हमने ये सिस्टम बनाया है, हमने ये सिस्टम फलाने की मुशावरत से बनाया है, इसमें सारे स्टेक होल्डर साथ शामिल हैं, इसमें ये क्रिकेट की भलाई होगी, ये वेलफेयर होगी, आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट को हम इस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं, कि वर्क लोड मैनेजमेंट प्लेयर्स की इस तरह करने चाह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस इस तरह करना चाह रहे हैं, तो हर प्लेयर का पेरियडाइजेशन प्लान सामने ला कर दें कि हमारे प्लेयर की जो फिजिकल फिटनेस है उसको इन पैरामीटर पर जांचेंगे हम। और फिर जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, जो पिछले 15-20 फास्ट बॉलर आपके सिस्टम से आउट हुए हैं इंजरी की वजह से, हमसे ये गलतियां आई हैं, इस वजह से वो आउट हुए हैं, इसकी वजह से उनके कैरियर खत्म हो गए हैं, और जो करंट है हम उन पर ये काम करेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी, अदरवाइज तो आप बातें ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ आते हैं और फिर अब हमें यहाँ से जाना क्या है उस पर आपसे फाइनल थॉट्स लेंगे। खुर्रम शहजाद का कहना था कि जो विकेट पर बॉल मिली और हमारा प्लान था अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कराने का, यहाँ पे बैटिंग भी हो रही थी, जब आएंगे वापस तो अच्छे रन्स बनाने की बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम का क्या कहना था, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। बॉलिंग के लिए अभी भी इसमें जो भी राइट एरिया में हिट करते हैं तो काफ़ी हेल्प है बॉलिंग के लिए। तो आज हमने सेकंड इनिंग में स्पेशली कोशिश की है एज ए बॉलिंग यूनिट हम राइट एरिया हिट करें, मैक्सिमम स्टंप्स में फिनिश करें। जो राइट एरिया में बॉल हो रहा है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है बैटर को, बाकी उसमें रन्स भी हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह जब हम बैटिंग के लिए आएंगे तो
हम अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। 2 for 36 खुर्रम शहजाद के फिगर्स और 3 for 14 मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी कराई है। जिस तरह की लिमिटेड और वन डायमेंशनल सी बॉलिंग लगती है, आपके पास पेस की कमी है, उस हिसाब से देखते हुए 126 for 7 अच्छा रोका है। क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरा ख्याल सही बात की है कि आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल बॉलिंग की है पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर में, स्पेशली जो पहली इनिंग थी उसमें जिस तरह सेकंड स्पेल किया है मोहम्मद अली ने, उसने आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज टीम को और एक्सेप्शनल बॉलिंग की और लग रहा था कि वेस्ट इंडीज से आज 400 रन करेगी, मगर 311 रन से उन्होंने आउट किया है। मगर अब जो सेकंड इनिंग है उसमें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पाकिस्तान के चारों बॉलर्स ने, स्पेशली अब्बास से जो शुरू किया था, फिर खुर्रम ने और उसके बाद मोहम्मद अली ने और आमिर ने, तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और देखें कि 127 पे अगर किसी टीम की आप 7 विकेटें ले लें तो इससे अच्छी बॉलिंग और क्या हो सकती है। मगर अब जो पाकिस्तान को कास्ट करेगी वो 30 रन की जो पाकिस्तान ने लीड दी हुई है और 155 पे जो सिचुएशन पहुंची हुई है, अगर इसमें 35-40 रन और ऐड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही मेरा अगला सवाल भी था। कैमर रोज जो है वो 5 पर खेल रहे हैं, शमार जोसेफ जो है वो 22 पर खेल रहे हैं, 126 for 7 स्कोर है, यानी कि ओवरऑल लीड इज 155। मैं तो ये 180 पे भी समझ रहा हूँ कि मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत संभल के बैटिंग करना होगी। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ तक रोक सकता है इनको? देखिए मेरा ख्याल है कि जो शमार जोसेफ है उनकी जो विकेट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी, क्योंकि इनको मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप टियर बॉलिंग है उसके खिलाफ इन्होंने 60 रन की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। उसके बाद जो बॉलिंग का स्पेल इन्होंने किया था वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक ऐसा बॉलर है और एक ऐसा प्लेयर है वेस्ट इंडीज टीम में कि ये जो पूरी टीम है उसको एनर्जी भी देता है, उसको बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ये बूस्ट अप देता है। तो इसकी विकेट बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि क्रूशियल होगी। अगर पाकिस्तान इनको आउट करने में कामयाब होता है तो फिर पाकिस्तान के पास एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा चांस होगा इस टेस्ट मैच को। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे, अपने ओपिनियन हमारे साथ रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फाइनल थॉट्स यही हैं कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द आउट करना है, क्योंकि आखिरी बारी में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। चांस पाकिस्तान के पास जीत का पूरा है। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।